इससे पहले हमने पढ़ा था चार्ज। इससे पहले हमने पढ़ा था चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। उसके बाद में आएगा कूलम्स लॉ। तो ये मैं सिंगेज की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। किसको? सिंगेज की बुक को। ठीक है, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? इन कंडक्टर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर लूजली बाउंड। समझ में आया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो कंडक्टर्स में, वो क्या होते हैं? वो लूजली बाउंड होते हैं। और कब कहाँ पर होते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में। ठीक है, क्यों होते हैं बताता हूँ। देखो इधर देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ये जो न्यूक्लियस होता है ना किसी भी एटम का, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। और उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, और कुछ कुछ डिस्टेंस पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और दूसरी ऑर्बिट है, उसमें ये यहाँ पर घूम रहे हैं, छः इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर घूम रहे होंगे। ऐसे ही जो बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं ना, इनको बोलते हैं वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है। न्यूक्लियस से कितनी दूर है? बहुत दूर है, क्योंकि ये वाले देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से पास हैं। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल्स में होंगे, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा दूर होंगे। दूर होने की वजह से इन पर फोर्स जो होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, जैसे ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करता है कि आपका जो न्यूक्लियस है होता है ना, जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो हम आगे पढ़ेंगे कूलम्स लॉ में। लेकिन अभी जान लो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, आपका फोर्स कमज़ोर पड़ता जाता है। ये समझ लो ना, दूरी ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स कम होने की वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लूजली बाउंड। समझ में आया? इसका मतलब क्या है ये? कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट सेल में होंगे, जो जितना जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे, वो क्या होंगे? लूजली बाउंड होंगे। ठीक है, एज ए रिजल्ट दे कैन बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम एटम्स एंड मूव्ड अबाउट इन द कंडक्टर, और दे कैन लीव द कंडक्टर ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ लूजली बाउंड होगी, बहुत ही मतलब ऐसे समझ लो ना, किसी रस्सी से कोई चीज़ बांध रखी है, और वो रस्सी कैसी है? आराम से टूट सकती है। तो जैसे ही उस रस्सी पर फोर्स लगाया, तो वो टूट जाएगा। तो वही है यहाँ पर। दे कैन, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही मतलब बहुत ही बेकार रस्सी से बंधे हुए हैं, ये समझ लो, बहुत ही कम फोर्स से बंधे हुए हैं। तो उनको निकालने के लिए, उनको एटम से बाहर निकालने के लिए, इस जो ये वाली जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए इनको बहुत ही कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आसानी से निकल सकते हैं। अब जैसे ही ये निकले, क्योंकि देखो मेटल में तो बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं मेटल में से। जैसे कोई भी मेटल है, कंडक्टर है कोई भी, उसमें तो बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पर घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, कंडक्टर में घूमने लगते हैं ये, मतलब पूरे कंडक्टर में घूमने लगते हैं। ठीक है, तो दैट इज द वैलेंस आर नॉट परमानेंटली बाउंड टू द पर्टिकुलर एटम्स। ठीक है, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट परमानेंटली बाउंड टू अ पर्टिकुलर एटम। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी एक एटम से बंधे हुए नहीं होते। ये क्या कहते हैं? एक एटम से दूसरे एटम तक भी जा सकते हैं, दूसरे एटम से तीसरे एटम तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं। बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, तो ये लूजली बाउंड होते हैं। तो ये ऐसे ही फ्रीली, मतलब मस्त मगन घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जब एक चीज़ बताऊं, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में आसानी से घूम सकता है, मूव इजीली, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकता है, तो वो क्या होता है? वो गुड कंडक्टर होता है। मतलब किसी मेटल में या किसी भी मैटर में अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, तो वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। ठीक है, वहीं इंसुलेटर में क्या होता है? इन इंसुलेटर हाउवर इवन द लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? जो बाहरी कक्षा में होंगे, ये वाले, ये लूजेस्ट बाउंड ही तो है, बहुत ही आसानी से। मतलब लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनको बहुत ही कम एनर्जी से भी बंधे हुए होते हैं, बहुत ही कम फोर्स से भी बंधे होते हैं ये, वो भी उन पर इतना फोर्स होता है कि इससे तो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखो,
यहाँ पर देखो ये न्यूक्लियस से बहुत पास में, ये वाला न्यूक्लियस है इनका, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बहुत पास में आउटर मोस्ट सेल कहाँ है, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है। तो इसकी वजह से जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, जो फोर्स इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा, जैसे एफ आई, जो फोर्स इंसुलेटर वाले जो फोर्स इंसुलेटर वाले इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा एफ कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स, बाहरी आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स और जो इंसुलेटर में लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये वाले जो है ना, ये वाले जो कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टाइटली बाउंड होंगे। क्या होंगे ये? टाइटली बाउंड। आई बात समझ में? टाइटली बाउंड होने की वजह से ये आसानी से अपने एटम को छोड़ के नहीं जा सकते। दे कैन नॉट फ्रीली मूव इन द इंसुलेटर। तो हाँ, इन इंसुलेटर हाउएवर इवन द लूजेस्ट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर टू टाइटली बाउंड टू बी ईजिली रिमूव्ड फ्रॉम देयर एटम्स, ठीक है। बहुत टाइटली बाउंड होते हैं तो ये आसानी से एटम से बाहर नहीं निकलते हैं। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन से बाहर नहीं मतलब एटम से बाहर नहीं निकलते तो वो ईजिली फ्री नहीं करते हैं, मतलब वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। दे कैन नॉट, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट मूव फ्रीली। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि वो जो मैटर होगा, वो मैटर क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटर, ठीक है। समझ में आया? इंसुलेटर में क्या होता है कि आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही टाइट बाउंड होते हैं, इसलिए वो पूरे एटम से बाहर नहीं निकल पाते और ना ही पूरे जो उनका मैटर होता है उसमें मूव कर पाते हैं ईजिली। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, एटम से इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली कंडक्टर में मूव कर सकते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब है आपकी इलेक्ट्रिसिटी मूव कर सकती है, आपका करंट मूव कर सकता है ईजिली, ठीक है। तो यही है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या होता है कि ये किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं, उस चीज़ को ये डिटेक्ट करता है, ठीक है। इट इज़ ए सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body is detected, ठीक है। When metal knob is touched with a charged body, some charge is transferred to the gold leaves, ये गोल्ड लीव्स है, ये रही, ठीक है, ये वाली है। The separation gives a rough idea of the amount of charge on the body. If a charged body brought near a charged electroscope, the leaves will further diverge. If the charge on a body is similar to that on electroscope and will usually converge if opposite. Okay, if the induction effect is strong enough, leaves after converging may again diverge. तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बड़े ही ईजिली तरीके से। तो जैसे ये देख रहे हो आप, ये एक रियल लाइफ इलेक्ट्रोस्कोप है, जिसमें ये एक मेटल नोब होती है, ठीक है। और ये पूरा मेटल का एक, ऐसे कह सकते हो, एक टुकड़ा होता है, ठीक है, एक रॉड टाइप होती है इस तरह से। और इस रॉड पर एक चिपका होता है, जिस ये गोल्ड फॉइल चिपकी होती है। तो जब कोई भी इस पर चार्ज नहीं रहेगा तो ये कैसी रहेगी? स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी ये? जैसे ये रॉड है आपकी, और गोल्ड फॉइल भी कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी, ऐसे स्ट्रेट, इसके साथ चिपकी हुई होगी ऐसे, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिर रही होगी ना। लेकिन जैसे ही इस पर चार्ज आता है तो ये क्या हो जाती है, गोल्ड फॉइल इससे, जो ये वाली रॉड है, इससे दूर जाने लगता है, तो इस तरह से दूर भाग जाती है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप की तस्वीरें हैं, एक ऐसे समझ सकते हो कि ये पहली स्टेट होती है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, आप देख सकते हो। तो ये क्या रहेगा, ग्रेविटी की वजह से ये गोल्ड फॉइल बिल्कुल नीचे रहेगी, तो ऐसे इसके चिपकी रहेगी, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझ लो, दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल रहेगी। फिर क्या होता है कि इस पर मान लो नेगेटिवली चार्ज्ड कोई बॉडी लेके आए, तो वो क्या करेगा, चार्ज इससे इस पर ट्रांसफ़र होगा, तो इलेक्ट्रोस्कोप पर भी चार्ज चलाएगा। इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज जाएगा तो यहाँ पर इस रॉड पर भी चार्ज जाएगा, उससे हमारी ये गोल्ड फॉइल है ना, इन पर भी
चार्ज चला जाएगा और इधर भी चार्ज चलाएगा। अब आपने ये तो पढ़ा है कि सेम चार्ज, सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने की वजह से क्या होगा, ये गोल्ड फॉइल किधर जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये अब ये तो रॉड तो नहीं जा सकेगी, तो क्या जाएगा, क्योंकि रॉड तो स्ट्रेट है ना, तो ये नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो क्या जाएगी, गोल्ड फॉइल इधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गोल्ड फॉइल एक कुछ एंगल पर रुकी रहेगी, ठीक है, जब तक इस पर चार्ज बना रहेगा। अब मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया, तो भी यहाँ पर क्या होगा, अब ये चार्ज तो इस पर है ना, तो चार्ज अभी भी रहेगा, तो ये इस तरह से ही रहेगी। अब एक और केस लेते हैं। अब मान लो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसके पास और नेगेटिव नेगेटिव वाला चार्ज लेके आए। क्या लेके आए, नेगेटिव वाला बॉडी लेके आए। इसकी वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज और दूर भागेगा, क्योंकि इस अभी टच नहीं कर रहे हैं, इससे हम टच नहीं कर रहे हैं, बस इसके पास लेके आए। पास लेके आने से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये क्या करेंगे, और दूर भागेंगे। और दूर भागने के के बाद के लिए नेगेटिव चार्ज क्या आएंगे, और दूर भागने के लिए यहाँ पर इधर की तरफ आने लगेंगे, किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम वाली डिस्टेंस है इस वाली बॉडी से, इस वाले ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने की वजह से कुछ इस पर चले जाएंगे, कुछ इस पर रहेंगे, तो ये फिर भी और इन पर चार्ज आ जाएगा, और चार्ज आने की वजह से इस पर और फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, और फोर्स लगेगा, ठीक है। तो और दूर हट जाएगा ये। अब मैंने क्या किया, इसके पास एक रॉड लेके आए जो कि पॉजिटिव चार्ज वाली है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने जाएंगे, आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा होंगे, यहाँ पर इकट्ठा होने लगेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या, ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। किधर जाने लगेंगे, ऊपर की तरफ। ऊपर तरफ जाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम होने लगेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज कम होने की वजह से क्या होगा, इस पर फोर्स कम लगने लग जाएगा, और ग्रेविटी इसको नीचे खींचने लगेगी। क्या करेगी, ग्रेविटी नीचे खींचने लगेगी, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, पास आने लग जाएगा, और कुछ इस तरह से स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जब पास आने लग रहा है, इसका मतलब क्या है, इस पर कोई अपोजिट चार्ज वाली रॉड लेके आए। और पहले केस में क्या था, जब दूर भाग रहा था तब क्या था कि सेम चार्ज वाली कोई रॉड लेके आए थे। इस तरह से आप समझ सकते हो, कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अभी तक हमने पढ़ा कि बॉडी फ्रिक्शन से चार्ज होती है, और क्या तरीके हो सकते हैं वो इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। It is possible to give a net charge to an object by different methods, all of which are said to be involve electrostatic charging. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग की मदद से हम बहुत सारी बॉडी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस दे सकते हैं, ठीक है। नंबर एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। व्हेन सर्टन इंसुलेटर्स आर रब्ड विद ए क्लॉथ और फर, they become electrically charged by transfer of charge, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। as two objects are rubbed together, one object loses electrons while other gains electrons, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से बनी हुई वस्तुओं को रब करेंगे, तो मान लो किसी पर वीक एटम्स होंगे और किसी के स्ट्रॉन्ग एटम होंगे। तो जिसके वीक एटम होंगे, जिसके वीक एटम मतलब जिसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही आसानी से निकल जा रहे होंगे, उनको वीक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी रब करने से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो वो लूज कर जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो टाइटली बाउंड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जिनके टाइटली बाउंड नहीं होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो कंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि मैंने बताया था पिछली बार, देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, पिछली स्लाइड, जैसे कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है, तो इनको किसी वस्तु से, ऐसी वस्तु से घिस दो जिसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो। जैसे यहाँ पर ये है इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर को किसी मेटल से घिस देंगे तो मेटल के इलेक्ट्रॉन भागेंगे, मेटल के इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, इंसुलेटर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं, इनको भागना ही होता है बस, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग बाउंड रहते हैं वो तो बंधे रहेंगे, और इसके स्ट्रॉन्ग बाउंड के पास और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो ताकतवर होगा उसके पास तो जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जिसके पास जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जिससे जा रहे हैं, जिससे निकल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर, द ऑब्जेक्ट दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड
and while the object that loses electrons has an excess of positive charge, hence it is positively charged. The transfer of charge is due to the contact between the materials, and amount of charge transfer depends, as we might expect, on the nature of these materials. तो जिस तरह सा मटेरियल होगा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ठीक है। जिसकी बाहरी कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फ्रिक्शन है, तो मैंने बताया जैसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। जैसे यहाँ पर देखो, ये ग्लास की रॉड है, ये क्या है, ग्लास की रॉड है, और ये क्या है, सिल्क है, सिल्क का कपड़ा है, ठीक है। तो हाँ, तो जब हम ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो क्या होता है, ग्लास अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और किसकी तरफ चले जाते हैं, सिल्क की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सिल्क के इलेक्ट्रॉन बाइंड अच्छे से होते हैं, ग्लास के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, ये वाले इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिल्क क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, एंड ग्लास क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो ये है फ्रिक्शन वाला मेथड। फ्रिक्शन से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ, नेट चार्ज लेकिन दोनों पर जीरो रहेगा। जैसे पहले चार्ज यहाँ पर कितना था, पहले चार्ज कितना था, क्यू इनिशियल कितना था पहले, मान लो ना तो सिल्क पर चार्ज था और ना ग्लास पर चार्ज था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब बाद में देखेंगे ना, बाद में क्यू एफ, तो मान लो सिल्क पर आ गया Q1 नेगेटिव और इस पर आ गया +Q2। अगर दोनों को ऐड करेंगे ना, -Q1 +Q2, ये जीरो के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये Q इनिशियल मतलब चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से ये QF होना चाहिए, और QF कितना था, सॉरी सॉरी, QF तो है, QI के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो QIF कितना था, QI कितना था, जीरो। अगर हम देखा जाएगा तो Q1 कितना होना चाहिए, Q1 कितना होना चाहिए, Q2 के बराबर। समझ में आया, ईजी है, कुछ है नहीं। तो दोनों पर चार्ज सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ईच इलेक्ट्रॉन एड्स नेगेटिव चार्ज टू द सिल्क एंड एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज लेफ्ट ऑन द ग्लास रॉड। सिंपल, ठीक है। इफ वी होल्ड अ मेटेलिक रॉड a conductor in one hand and rub it with any material, the metal rod cannot be charged। क्या रीजन है भाई, देखो मेटेलिक रॉड को अपने हाथों से पकड़ के टच करोगे मतलब अपने हाथों से पकड़ के इसको रब करोगे तो क्या होगा, मान लो मेटेलिक रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जैसे यहाँ क्लास पर आ रहा था ना। अब आपने इसको हाथ से पकड़ लिया, तो क्या होगा, आपके हाथ में चार्ज जाने लगेगा, किधर जाएगा, आपके हाथ में जाएगा, ठीक है। और आप मान लो नंगे पैर जमीन पर खड़े हो, तो वो जमीन में चला जाएगा चार्ज। ओके, तो बॉडी पे बिल्कुल भी चार्ज, तो ग्लास रॉड पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, वो सारा चार्ज किधर चला जाएगा, आपकी बॉडी में होते हुए आप ज़मीन में चला जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। तो जो रॉड रहेगी वो मेटेलिक रॉड क्या रहेगी, नो चार्ज, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा फिर उससे। द रीजन फॉर दिस इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली फ्लो थ्रू द मेटल टू आवर हैंड एंड देन टू ग्राउंड। सिंपल। However, if the metal rod has a handle made of wood or glass and is rubbed while holding it by the handle, the rod will get charged. The handle prevents the flow of electrons from metal rod to hand and hence the ground. सिंपल। तो अगर आप मेटलिक रॉड को किसी और चीज़ से पकड़ो, जैसे कोई इस पर हैंडल लगाओ जिस पर चार्ज ट्रांसफ़र ना होता हो, आपके हाथों में चार्ज ट्रांसफ़र ना हो। जैसे सिंपल सी, जब आप इलेक्ट्रिक कोई काम करते हैं, घर में काम करते होते ना, कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप मान लो कोई इलेक्ट्रिक वायर आपको जोड़ना है, तो आप किसी और प्लास वगैरह का यूज करते हो ना, प्लास के ऊपर आपने देखा होगा, प्लास के ऊपर रबर चढ़ी होती है। तो उस रबर में आपका चार्ज का ट्रांसफ़र रुक जाता है। अगर वहीं आप जो प्लास वगैरह होता है उसको अगर हाथों से पकड़ लोगे तो क्या होगा, आपके अंदर चार्ज आ जाएगा और आपको करंट लग जाएगा। समझ में आया? तो तो तभी हम बोलते हैं, अगर अगर हम यहाँ पर किसी हैंडल का यूज करें मेड ऑफ वुड, वुड का हो या ग्लास का हो या कुछ किसी चीज़ का हो जिसमें मतलब चार्ज ट्रांसफ़र इजीली नहीं होता हो, उसका यूज करेंगे तो ये मेटलिक रॉड चार्ज हो सकती है।
नेक्स्ट है चार्ज बाई कंडक्शन। ठीक है, नंबर 2 चार्ज बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, ये एक मतलब जिस पर चार्ज जीरो अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी लेके आए, तो इन दोनों को मान लो कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो क्या होगा कि देखो चार्ज तो भागना चाहेगा ना। तो चार्ज जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर चार्ज रुका हुआ है तो सब पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो दूर भागने के लिए अभी इनके पास यही एक लेयर है, मतलब सबसे सरफेस के ऊपर ही एक पॉइंट जगह है जहाँ पर ये सबसे दूर है। अगर मान लो ये यहाँ पर रखेंगे, मान लो जो दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी रखे हैं, देखो कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स है। तो यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भी रखे हैं, तो वो क्या करें, दूर भागेंगे। दूर कहाँ भाग सकते हैं, सबसे ज़्यादा सरफेस पर भाग सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस पर ही वो पॉइंट है जहाँ पर वो चार्ज एक दूसरे से दूर होंगे और आराम से रह रहे होंगे, मतलब ऐसे समझ सकते हो। जब इसको किसी दूसरे कंडक्टर से जोड़ेंगे मान लो, तो ये क्या करेंगे, चार्ज सब पॉजिटिव चार्ज है तो वो और दूर भागने की ट्राई करेंगे, तो वो क्या करेंगे, दूसरे कंडक्टर पर आएंगे और दूसरे कंडक्टर की तरफ दूसरी तरफ भागने भागने लगेंगे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो सब एक इसके सरफेस पे फैलेंगे, दोनों कंडक्टर के सरफेस पे फैल जाएंगे। ठीक है, अब क्या करें, हम दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अलग करने से क्या होगा कि जो इसके चार्ज होंगे वो इसके सरफेस पे फैल जाएंगे, जो इसके ऊपर चार्ज बचे होंगे वो इसके सरफेस पे, और जो इधर बचे होंगे इधर सरफेस पे। इस तरह से दोनों चार्ज क्या, दोनों बॉडी क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोला है टेक टू कंडक्टर्स, वन चार्ज एंड अदर अनचार्ज, ब्रिंग द कंडक्टर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द चार्ज वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव अंडर इट्स ओन रिपल्सन। ठीक है, ओन रिपल्सन मतलब आप खुद के रिपल्सन की वजह से ही भाग रहे हैं ना। ओन रिपल्सन विल स्प्रेड ओवर बोथ द कंडक्टर, सिंपल। अभी बताया था कि अपने रिपल्सन की वजह से ये दोनों कंडक्टर पर स्प्रेड हो जाएंगे, और स्प्रेड होने वाला जो सरफेस पर ही स्प्रेड हो सकते हैं सबसे ज़्यादा दूर, क्योंकि दूर भागना चाह रहे हैं चार्ज, तो दूर सिर्फ सरफेस पर रह सकते हैं वो। दस द कंडक्टर विल बी चार्ज विद द सेम साइन। ठीक है, तो जो चार्ज सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम चार्ज चार्ज ही, मतलब ऐसे समझ लो ना, ये इंसान है तो बस इन्होंने जगह चेंज कर ली है, बस सिंपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये मेथड क्या होता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। व्हेन चार्ज कंडक्टर बॉडी कम्स इन ए कॉन्टैक्ट, तो जैसे मान लो एक Q1 चार्ज है, बॉडी ए है जिस पर Q1 चार्ज है, और बॉडी बी है जिस पर Q2 चार्ज है। अब इनको हमने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ये वायर है मान लो। ठीक है, वायर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, वायर से क्या होगा कि इनमें चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। तो मान लो बॉडी ए पर अब नया चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, चार्ज दोनों का। तो बॉडी पे ए पर मान लो नया चार्ज आ गया Q1 प्राइम, और बॉडी बी पर नया चार्ज आ गया Q2 प्राइम। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ और है यहाँ पर, पोटेंशियल के बारे में भी बोला है, लेकिन आपको अभी पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होगा, चैप्टर 3 में शायद आएगा। चैप्टर 3 में, हाँ चैप्टर 3 में आएगा। तो पोटेंशियल भी एक कोई चीज़ होती है, तो बाद में बात करेंगे। तो मान लो जो एक ए बॉडी का पोटेंशियल V1 है और बी बॉडी का पोटेंशियल V2 है। ठीक है, बाद में बॉडी ए का पोटेंशियल V1 हो गया और बी का पोटेंशियल V2 हो गया। तो एक चीज़ देखो, चार्ज विल ट्रांसफ़र, देखो दोनों में चार्ज हो बट चल ट्रांसफ़र होता रहेगा। Q1 चार्ज इस पर है, Q2 चार्ज इस पर है, अब दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र होने लगेगा। अब चार्ज विल ट्रांसफ़र अंटिल देयर पोटेंशियल इज इक्वल, कब तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा, जब तक दोनों बॉडी पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, दोनों बॉडी पर पोटेंशियल सेम, V1 प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 प्राइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो आप निकाल सकते हैं। ऐसे सोचोगे कि Q1 जोड़ दो, Q1 प्लस Q2 जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, और दोनों पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इस पर ए पर, और Q1 प्लस Q2/2 बी पर, Q1 प्लस Q2/2 बी पर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ, मतलब दोनों चार्ज को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उसका आधा आधा ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, वो क्यों नहीं होता है वो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों ये डिपेंड करेगा, चार्ज डिपेंड करेगा कि दोनों का साइज किस तरह से है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, इस तरह से। ठीक है, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो क्यू इनिशियल, समेसन क्यू इनिशियल इक्वल टू समेसन क्यू फाइनल, के शुरुआत में कितना चार्ज था। तो शुरुआत में देखोगे दोनों पर चार्ज क्या था, एक पर Q1 था, एक पर Q2 था। ये इवेंट ए है, मतलब शुरुआत में दोनों टच नहीं हुए थे, तो ये इवेंट ए बोल सकते हैं हम इसको, शुरुआत में इनिशियल।
तो Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, बाद में कितना हो जाएगा Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। ठीक है, तो इनिशियल चार्ज कितना होगा टोटल Q1 प्लस Q2 इक्वल टू, बाद में कितना होगा Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम। तो ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर भी फॉलो होगा। एंड V1 प्राइम इक्वल टू V2 प्राइम, ये एक दूसरा इक्वेशन रहेगा, इनकी मदद से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो पोटेंशियल को हम बाद में कवर करेंगे, अभी नहीं है। ठीक है, अभी आप ये जान लो कि चार्ज कंजर्वेशन लॉ अभी इस चैप्टर में है, तो वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। ठीक है, इजी। नंबर 3 है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन मेथड से भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, इंडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच ए चार्ज्ड बॉडी कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। मतलब किसी दूसरी बॉडी को हम, मान लो कोई रॉड है मेरे पास, ये है। ठीक है, ये वही रॉड है, मान लो ग्लास वाली रॉड, मैंने सिल्क से इसको रब किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मान लो ये रॉड है मेरे पास। अब मुझे इसकी मदद से किसी दूसरी बॉडी को चार्ज करना है, दूसरी बॉडी को मान लो चार्ज करना है। तो इसको मैं बिना इसको टच करे, मतलब दूसरी बॉडी को बिना टच करे मैं इसको चार्ज कैसे करूं, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। ठीक है, और मैं इसका चार्ज भी लूज नहीं करूँगा। अभी तक हमने पढ़ा कि इस बॉडी को हम इस मतलब इसको इससे टच करा दो या फ्रिक्शन करा दो तो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मान लो इस पर Q1 चार्ज है और इस पर मान लो 0 चार्ज है, तो उस केस में क्या हो जाता है, दोनों पर चार्ज चेंज हो जाता है। तो बाद में मान लो कंडक्शन मेथड में क्या था, इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, Q1 प्राइम हो जाएगा और इस पर मान लो Q2 प्राइम हो जाएगा। तो चार्ज चेंज हो गया, मतलब पहली बॉडी पर चार्ज चेंज हो गया, हमें वो नहीं करना है। तो वही बोल रहा है, तो दूसरी बॉडी को क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। तो ये ऐसा है कि ये वाली रॉड इसको चार्ज भी कर दे और अपना चार्ज भी लूज ना करे, मेंटेन रखे। तो ये मेथड होता है इंडक्शन। ठीक है, इफ द चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर ए न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अपोजिट चार्ज एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रल बॉडी। इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थड, द लाइक चार्ज, मतलब सेम टाइप का चार्ज जो होगा, मतलब बॉडी में दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो सेम टाइप का चार्ज, कैसा चार्ज, जो चार्ज दूसरी वाली रॉड पर है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसका पॉजिटिव वाला चार्ज, इस पर पॉजिटिव वाला चार्ज। ठीक है, तो अच्छा पेयर बना देता हूँ, चलो मान लो पेयर से समझ में आ जाएगा। तो किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अभी दोनों मिलके इस बॉडी को क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं चारों तरफ। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है, 0 हो जाता है न्यूट्रल बॉडी में। ठीक है, आपने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा, लेक्चर 1 पढ़ा होगा, तो उसमें सब मैंने बताया था किस तरह से बॉडी न्यूट्रल होती है। इफ़ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थड, ठीक है, द लाइक चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ लीविंग अनलाइक चार्ज ऑन द बॉडी। तो अगर इसको मैंने अर्थ में लगा दिया, अब मान लो देखो ये है कि पॉजिटिव रॉड इसके पास में भी, ठीक है, पॉजिटिव रॉड क्या है इसके पास में, और मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ एंड लाइक चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अर्थ लीविंग अनलाइक चार्ज ऑन द बॉडी, now earthing and the charging body are removed, leaving the initially neutral body charged. The whole process is shown step by step in given flow, given figures. तो मैंने यहाँ पर बनाया फिगर्स, आप इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए। ठीक है, बाय इंडक्शन मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। अब इसके पास मैंने एक पॉजिटिव रॉड लेके आया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के पास रहेंगे। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड है, रॉड इधर की साइड है, तो इधर की साइड न्यूट्रल बॉडी में से पॉजिटिव चार्ज इधर की साइड आ जाएंगे, और सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर की साइड आ जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव के पास जाना चाहते हैं। और इसके जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो दूर भागना चाहेंगे, किधर, दूर भागना चाहेंगे। अब मैंने इसको ही, अभी ये ऐसी सिचुएशन है, अभी मैंने क्या किया, इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ से अर्थिंग कर दी। अर्थिंग कर देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज और दूर भागना चाहेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है, तो रॉड से और दूर भागना चाहेंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, इधर की तरफ चले जाने लगेंगे। या ऐसे समझ लो इधर से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ की तरफ से और इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इधर की साइड है, तो अर्थ से किया है, तो अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इधर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने लगेंगे। ठीक है, मतलब न्यूट्रल करने लगेंगे। तो न्यूट्रल करने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर की तरफ बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज मरने लगेंगे, ऐसे समझ लो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कोई भी चार्ज इधर नहीं बचेगा।
तो सिर्फ ये वाले इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऐसे समझ सकते हो। अब मैंने क्या किया कि इस वायर को इस वायर को हटा दिया है। क्या कर दिया, इस वायर को हटा दिया, तो कुछ इस तरह से पोजीशन हुई, कुछ पॉजिटिव चार्ज मर गए होंगे, मतलब न्यूट्रल हो गए होंगे, और इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ पर ही हैं क्योंकि ये पॉजिटिव रॉड इसके पास है। अब मैंने रॉड को भी हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब किसके पास चले जाएंगे, इस पॉजिटिव को मान लो, इनको भी न्यूट्रल कर देंगे, तो सारे न्यूट्रल होने के बाद में नेगेटिव चार्ज बचेगा, क्योंकि ये थोड़े से पॉजिटिव बचे हैं और इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँच जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो जाएंगे, तो थोड़े से और इलेक्ट्रॉन, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे इस पर। ओवरऑल इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो एक दूसरे से और दूर भागना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पूरे सरफेस पर स्प्रेड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम पॉजिटिव रॉड लेके आए किसी बॉडी के पास, इसको हमने टच नहीं किया और हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। ठीक है, इस तरह से हम बाई कंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर दे रखा है, आप फिगर में देख सकते हो। तो कोई नेगेटिव रॉड लेके आए तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज दूर भागेंगे। अब इसको अर्थिंग कर दिया तो नेगेटिव चार्ज अर्थ की तरफ चले जाएंगे, अर्थ में नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से अर्थ की तरफ चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए तो बचेंगे क्या, इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। ठीक है, अब रॉड हटा दिया मैंने और पहले इसको कट करेंगे, पहले अर्थिंग कट करेंगे, अर्थिंग कट कर दिया, तो अभी रॉड है यहीं पर। अब मैंने क्या, रॉड को हटा दिया, तो जो थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज बचे होंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चार्ज तो अंदर चले गए होंगे। ठीक है, तो थोड़े बहुत नेगेटिव चार्ज बचे होंगे, वो इन पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर भी एक्सेस मात्रा में पॉजिटिव चार्ज अभी भी होंगे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अभी भी पॉजिटिव चार्ज इधर ज़्यादा होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन अर्थ की तरफ गए थे। ठीक है, तो नेगेटिव बॉडी लाएंगे तो ये बॉडी पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और वहीं अगर पॉजिटिव बॉडी लेके आएंगे, इधर की ऑब्जेक्ट लेके आएंगे किसी बॉडी के पास, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम बॉडी को 3 टाइप से चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी लाइन पर डाउट होगा, प्लीज़ मुझको कमेंट करें और मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से और मैं कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करूं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। और जहां भी कोई भी डाउट हो, प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, डाउट को कमेंट में करो, मैं रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, इजी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स या कलीग के साथ शेयर करें, जिससे इस चैनल की ग्रोथ हो और मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा तो थोड़ा पढ़ाने में और मज़ा आता है और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को आपके लिए, और नया नया कंटेंट लाऊंगा और मैं आपकी हर तरह से हेल्प करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं है, आप इसको सही से पढ़ो और हो जाएगा यार, कर लोगे आप। फिजिक्स ईजी है, अगर आप पढ़ो, मैथ तो करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। अभी के लिए इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है।